इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव मंच। आज दिन भर इंडिया टीवी पर यूपी के सेमीफाइनल में कौन जीता, इसकी पिक्चर करीब 2 घंटे के बाद क्लियर होने लगेगी। लेकिन 2022 का फाइनल कौन जीतेगा, वोट के लिए अभी से जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। यूपी के सियासी दंगल में ताल ठोकने वाले कई दल सोशल इंजीनियरिंग में भी जुट गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वोट काम पर पड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश में जैसा होता आया है जाति के नाम पर पड़ेगा। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए और यूपी के इन तमाम बातों को समझने के लिए योगी राज के इन 4.5 साल में, कोरोना काल में, पिछले 1.5 वर्षों में जो काम हुआ, राम मंदिर का बन जाना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको जो इस चुनाव को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल जी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी होंगे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ हैं और केसी त्यागी जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। फिलहाल हमें 2 गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, केसी त्यागी जी और सुधींद्र भदौरिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं शुरुआत में, अभी जब हम लोग शो का प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं उस पर कह रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है कि आपको एक मंच पर इतना राजनीतिक अनुभव एक साथ देखने को मिले। कमी हमारी भी है, शायद हम लोग उतना आमंत्रित आप लोगों को नहीं करते हैं। लेकिन आज यूपी का चुनाव आपसे समझना चाहते हैं। मैं शुरुआत भदौरिया जी आपसे करना चाहता हूं। एक तो हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 टर्म से कम एक परंपरा बनी है बहुमत की सरकार की, जोड़ तोड़ की सरकार का जमाना नहीं। प्रमोद जी भी ज्वाइन कर गए। प्रमोद जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज अगर आ रही है आप तक तो जी धन्यवाद। तो लोग इसको एक बड़ा शुभ संकेत भी मानते हैं कि भाई अच्छा है एक दल की सरकार बने, उसमें बहुत खिचड़ी सरकार नहीं बनती है, बंदर बांट नहीं होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि यूपी का ये ट्रेंड दोहराया जाएगा इस चुनाव में? भदौरिया जी। देखिए ये तो मैं कहूंगा कि जो मतदाता हैं वो फैसला करेंगे कि इस प्रकार की वो सरकार चाहते हैं और उसी प्रकार की सरकार बनेगी। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश के हालात रहे हैं वो पिछले 70 वर्ष के हालात को उन्होंने बीट कर दिया है। जो कोरोना काल आया, ये मैं मानता हूं कि प्राकृतिक एक विपदा थी, पर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ इन 4-5 वर्षों में देश में भी और प्रदेश में भी, उससे आम जनता जिस तरह से तबाह हुई है, ये सारी सीमाएं लांघ गई पुरानी सरकारों की। और इसलिए हम जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हमने मिलजुल के भी सरकार बनाई है, अकेले भी सरकार बनाई है। तो हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जिस प्रकार से पहले ऐसे मौकों पर अलग सरकार बनाती रही, एक पार्टी की सरकार बनाती रही है, इस बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। इस समय जो प्रतिस्पर्धा है मुख्यमंत्रियों की दौड़ में, वो मूलतः दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मुख्यमंत्री दोनों लोग भी एक बार रहे हैं। दोनों लोगों के अनुभव और सारे जनता के सामने हैं। एक का मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिसमें लाखों लोग हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से तबाह हुए, इनके कोरोना काल में तबाह हुए। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता सुश्री बहन मायावती जी को एक बार मौका जरूर देगी और 5वीं बार। अच्छा ठीक है, तो मैं सर इस चर्चा को मैं आगे दूसरे मेहमान के पास ले जाऊं। एक चीज आप और दूर कर दीजिए। लोग ये ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी पार्टी ने और बहन मायावती जी ने ये अभी ऐलान किया आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कि आपको चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बसपा क्या बैक सीट ले रही है इस चुनाव में, या अभी वो मोमेंटम पकड़ने में देरी है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर जो 3 और बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी भी हैं, मित्र हैं, निजी जीवन में तो बहुत ही ज्यादा मित्र हैं, और कुछ लोगों के साथ तो मैंने आपातकाल के 19 महीने जेल में भी बिताए हैं श्री त्यागी जी के साथ। तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग बैक सीट नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव होते हैं, कुछ समय हम लड़ते हैं, कुछ, और हमने ये भी देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 94-95 में जब मुलायम सिंह जी थे तो इसी तरह से लूटपाट होती थी। आज इटावा जनपद के अंदर बीटीसी मेंबर्स को
रौंद रौंद के खदेड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो हम अपनी शक्ति को लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर और संविधान की रक्षा के लिए करना चाहते हैं, पर ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में सुश्री बहन मायावती जी ने सही कहा है कि ये हमारी शक्ति को क्षीण करेगा। हम अपनी शक्ति को कंजर्व अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की ताकत या रणनीति को इन आज के चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाए। ठीक है सर। जगदंबिका पाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी भदौरिया जी ने कहा कि इन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो देखा है, ऐसा तो पिछले दशकों में कभी नहीं देखा, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, ये उनका आरोप है। और कोरोना काल में तो बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में। आप जिस तरह से हमारे भदौरिया जी कह रहे हैं, वाकई हम सब लोग निजी जीवन में मित्र हैं और योग्य भी वो हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी सर्टिफिकेट ज्यादा मान्य होगी या दुनिया का जो आज विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसकी सर्टिफिकेट मान्य होगी? जो WHO नॉर्मली केवल पूरे देश की, दुनिया के सभी देशों की कोविड में किस तरह से संक्रमण में लोगों ने उसका मैनेजमेंट किया, किस तरह से ट्रेस किया, किस तरह से उसका टेस्ट किया, किस तरह से ट्रीटमेंट किया, अगर एक यूपी राज्य की तारीफ WHO करे, विश्व स्वास्थ्य संगठन करे, तो मुझे लगता है इस पे कोई, चाहे प्रमोद भाई हो, चाहे त्यागी भाई हो, हम सब लोग आखिर उस WHO, मैं केवल ICMR की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च हो या WHO, ये वैज्ञानिकों का एक संगठन है, दुनिया के सभी देशों के सहयोग से चलता है WHO, एक तरह से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनमस है, उसका एक प्रोटोकॉल है। तो मुझे लगता है कि सर वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन WHO और ICMR तो वोट नहीं देगा चुनाव में। चुनाव में तो यूपी की जनता वोट देगी, जिसने जो भुगता है या जिसने जो अच्छा देखा है उसके आधार पर वोट देगी। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आपको लगता है कोरोना क्या मुद्दा नहीं रहने जा रहा? मुद्दा कैसे रहेगा? आखिर आपने पूरी दुनिया कोरोना की वैश्विक चुनौती से लाचार रहा, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोविड संक्रमित होने के बावजूद भी जिले जिले के एक हॉस्पिटल में गए हैं, तभी यहाँ मुख्यमंत्री लोग 5 साल निकलते नहीं रहे। सबके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चाहे बसपा की बहन मायावती जी हो, 5 साल में चुनाव में जाती थी। आज 11 बार सिद्धार्थनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और 10 बार एवरेज जा चुके होंगे। हमारे प्रमोद जी भी हमेशा क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। आप प्रतापगढ़ में कम से कम 10, एक जिले में मुख्यमंत्री एक बार जाए तो उस जिस तरह से सारे कामों की योजनाओं का स्पीड अप होता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी करती है, जो काम रहते हैं उसको सबको टाइम आउट पूरा करने लगते हैं। उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कोविड, उसके पहले पीकू का तीसरी लहर हो रही, उसके लिए पीकू के वार्ड तहसील स्तर पे 5-5 बने। जिस तरह से आज पूरे यूपी में मुख्यमंत्री जी ने आज जितने 1 लाख से ऊपर बेड तैयार करा दिए, या जिस तरह का प्रबंधन है, तो स्वाभाविक लोग नहीं मानते हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना काल में जो काम हुआ उसका नुकसान नहीं, बल्कि अच्छे काम का फायदा आपको होने जा रहा है। प्रमोद तिवारी, जब चूंकि चर्चा योगी आदित्यनाथ जी के काम पर आ गई है, तो मैं चाहूंगा इसी को आगे बढ़ाएं, और खास तौर पर कोरोना काल में जो काम हुआ है उसको। धन्यवाद सौरभ जी, आभारी हूं मैं इंडिया टीवी का, जिन्होंने हमारे बहुत पुराने मित्रों को आज साथ बैठा दिया है। आदरणीय केसी त्यागी जी हैं, जगदंबिका पाल जी हैं, इन दो के साथ तो बहुत क्लोज एसोसिएशन के साथ हमने काम किया है। भदौरिया जी हैं, इनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा है। तो बड़ा अच्छा है कि आपने बैठाला, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ मुद्दों पे ही रहेंगे। देखिए, सवाल सीधा सा एक, कोरोना पहली बार हुआ दुनिया में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बगल में चीन में हुआ, पर कोरोना को डील योगी जी कब करते, मोदी जी कब करते, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, सौरभ जी दिल से आप भी स्वीकार करोगे, पाल साहब भी करेंगे, त्यागी जी भी करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट को मार्च तक चलाना एक ब्लंडर थी। कोरोना जो आया वो, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट जैसे अगल बगल के देशों ने बंद किया, दूसरी ब्लंडर जो रात में 8 बजे आके टीवी पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल गए
कि 12 बजे से कोरोना, अरे कोई काला धन था, लोग लेके भाग जाते। आपने 8 बजे किया था, सिंगापुर से सबक ले लेते, बांग्लादेश से सबक ले लेते, किसी देश से ले लेते, 5-6 दिन का टाइम तो देते कि जो दूसरे के घर है, जो बारात गया हुआ है, जो मजदूर हमारा बाहर है, वो घर आ जाता। उसमें बहुत यातनाएं लोगों ने झेली और बहुत ज्यादा कोरोना फैलने में वो सहायक हुआ। शायद ट्रम्प साहब आ रहे थे, नमस्ते ट्रम्प करने की मजबूरी रही होगी, या राजनीतिक शिष्टाचार रहा होगा, ये सब जगह अपनी है। मैं मानता हूं कि कोरोना आया, बहुत से देशों में आया, कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरी तरह टैकल हुआ, यहां बहुत भूलें की गई। कौन माफ कर सकता है? मैं नहीं जानता। कौन माफ कर सकता है कि अपने देश की ऑक्सीजन 9,500 मैट्रिक टन, अब किसी त्यागी जी जरूर पूछेगा ईमानदारी से, बहुत ईमानदार और बहुत पढ़ते लिखते हैं, 9,500 मैट्रिक टन दूसरे देशों को भेजना क्या उचित था? मैं फिर बात करूंगा आपसे, मुद्दा ये भी होगा, लेकिन मुद्दा ये भी होगा कि आपने वैक्सीन क्यों बाहर जाने दी। अब कल आप ही इंडिया टीवी पे मैं देख रहा था कि वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग गए और वैक्सीन न दारा था। तो ये इंतजाम तो उत्तर प्रदेश सरकार का है ना। फिर मैं फिर कह दे रहा हूं, ये मंच ऐसा है कि चारों मित्र हैं तो हम लोग दिल खोल के बात कर लेते हैं। भैया, डीजल इसीलिए सस्ता रखा जाता था कि किसान इस्तेमाल करता था। अब आज हालत क्या है? पाल साहब की गाड़ी में, त्यागी जी की गाड़ी में, मेरी गाड़ी में वही दाम देना पड़ रहा है जो किसान को अपने ट्रैक्टर भराने के लिए, अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए जो 1-3 का फर्क होता था, तिहाई दाम होता था। वो एक ब्लंडर है, वो चुनाव में पहली बार, उसके बाद चुनाव होने जा रहा है, ये सब मैटर करेगा। और सबसे बड़ी बात, कल मैं देख रहा था 25% 25 रुपए इकट्ठा आपने रसोई गैस का बढ़ा दिया। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं बता दूं तिवारी जी, इसमें माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अगर बहुत स्पेसिफिकली आपसे यूपी के बारे में पूछूं तो यूपी में हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा कौन सी चीज मैटर करेगी? कोरोना में बदइंतजामी, महंगाई, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मैटर करने का आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं त्यागी जी का एक पढ़ता बहुत हूं इनको मैं, और इनकी तो आदत है बिना 1-1.5 घंटे पढ़े सोते नहीं है। 100 पेज इनका कोटा था, इधर कम हो गया हो तो मैं नहीं जानता। पाल साहब की नॉलेज भी बहुत बड़ी होती थी। हमें जब कभी हम दोनों साथ थे तो मुझे कुछ कहना होता तो मेहनती इनसे ज्यादा दूसरा आदमी नहीं देखा मैंने इन्हीं के मत्थे छोड़ के सदन चला आता था। मैं आपको बताऊं, क्या ये दुखद नहीं है कि 6 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है? ठीक है, और निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन इस चुनाव में एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा, और कोई जरूरत नहीं थी इन तीनों कानून की, ये वापस होने चाहिए। ठीक है, जिनके लिए लाए गए थे उनके साथ बैठ के बात कर देना चाहिए। पर मैं एक चीज बता दूं, आप कह सकते हो पेट्रोल सेंटर सब्जेक्ट है, डीजल सेंटर, पर टैक्स तो उत्तर प्रदेश का है, वो भी तो है, हमारे राज्यों ने भी लगा रखा है, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश को चुकानी पड़ेगी। कम से कम किसी गैर बीजेपी दल के नेता ने ये तो कहा कि हम भी इस पे कुछ कर सकते हैं और जनता हमारी ओर भी देख रही है अगर डीजल और पेट्रोल के दामों की बात है। लेकिन ठीक है, आपने बड़े मुद्दे बताए। आपने कहा महंगाई भी है, किसान आंदोलन भी मुद्दा है, कोरोना भी मुद्दा है, मिसमैनेजमेंट का। ठीक है, अब चूंकि त्यागी जी का जिक्र बहुत बार हो चुका है इस चर्चा में, बाकी हमारे तीनों मेहमानों के बयानों में, तो त्यागी जी देखिए, मैं अभी आप चारों मित्र हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा साफगोई और ईमानदारी की उम्मीद आपसे ही कर रहा हूं। यूं तो आप एलआई हैं जगदम्बिका पाल जी के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाकी तीनों को तो बहुत कुछ पार्टी लाइन पे कहना पड़ेगा, आप बहुत कुछ हकीकत बयां कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, यूपी की सरकार कैसी चली है 4.5 साल? सौरभ जी, इस पैनल में सुधींद्र भदौरिया जी मेरे वैचारिक मित्र हैं, तिवारी जी और पाल साहब यूपी के राजनीति के बड़े स्तंभों में से हैं, और इनसे मेरा संसदीय जीवन का भी और निजी जीवन का भी अच्छा रिश्ता रहा है, इसलिए मैं कटु होने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर साफ गोई में कोई चीज़ अप्रिय हो तो मेरे तीनों मित्र उसके लिए मुझे माफ़ भी करेंगे। आपने पूछा उत्तर प्रदेश में, सौरभ जी, कौन से मुद्दे हैं? जी सौरभ जी, क्या सवाल था आपका?
मैंने तो आपसे पूछा था, आपकी नजर में सरकार चली कैसे? योगी सरकार 4.5 साल कैसा काम किया इसने आपकी नजर में? देखिए, पहले तो मैं, जब ये सरकार बनी है तो इसको लगभग 40% मतदाताओं ने चुना है। सपा बनी थी 2012 में, उसको 29% मतदाताओं ने चुना था। और 2007 में, 2012 में, हाँ, और जो बीएसपी बनी थी उसको 30% मतदाताओं ने चुना था। तो अपेक्षाएं इस सरकार से सबसे ज्यादा थी जी। और मैं अगर पुराना इसका जनवरी का देखूं, जगदम्बिका पाल जी, मैं मित्र हूं इसलिए चाहता हूं कि कुछ सुधार हो, ये मेरी आलोचना नहीं है। जनवरी में योगी जी 53% की पॉपुलैरिटी पर सबसे पीक पर थे और देश के नंबर 1 मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होती रही है। जून के महीने में, पिछले सप्ताह वो 40% पर आ गए, यानी कि 7 नंबर उनके कम हुए 7%। और वैसे भी उनका जो ग्राफ है वो मुख्यमंत्रियों में परफॉर्मेंस के हिसाब से 7वें नंबर पर आ गया। जो मेरे मित्र तिवारी जी कह रहे थे, तिवारी जी, एक तो ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, 1918 के बाद ऐसी दुर्घटना पहली बार हुई है। भारत की जो तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी थी वो अमेरिका की इकोनॉमी के सामने कुछ नहीं है, वो भी -30 के आसपास पहुंच गई। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका का, मेरे मित्र जाते रहते हैं, सुदीन भदौरिया, वहां पर लेमन्स ब्रदर, वो डिफाल्टर हो गया और कई लाख अमेरिकियों ने अपने आप को डिफाल्टर घोषित कर दिया। यूरोपियन यूनियन की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, फ्रांस की, वेस्ट जर्मनी की, वगैरह वगैरह, उन सब में ये स्थिति है, बेरोजगारी से लेकर के और भुखमरी तक के हालात हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है रोम का, उसने कहा कि साउथ एशिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में भी भुखमरी हो सकती है। तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता था, उसका असर यहाँ की इकोनॉमी पर होना ही होना था और ज्यादा बुरा हुआ। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बुरा। और उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाक्रम ऐसे हुए, तो वो खाली योगी जी की असफलता हो, मैं ऐसा नहीं मानता, वो सिस्टम की असफलता है। नहीं त्यागी जी, लेकिन अगर आपने बताया कि जनवरी से लेकर जून तक योगी जी की लोकप्रियता में 7% की कमी आ गई, तो उसकी वजह क्या रही? अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होना, और अगर मैं ये कहूं कि बॉर्डर पर जो 7 महीने से किसान बैठे हैं, उनके आंसुओं ने, उनकी तकलीफों ने, सरकार के एटीट्यूड को लेकर के जो अपनी वेदना प्रकट की है, एक कारण वो भी है। और दूसरे कारण से शायद मेरे दोनों मित्र डिसएग्री करें, लेकिन भदौरिया जी जरूर एग्री करेंगे, पूरा समाज टर्मोइल में है। सभी वर्गों के समूह, सभी जातियों के समूह करवट ले रहे हैं और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अब वो पुराने जमाने चले गए, नए जमाने आए हैं। और इस करवट में मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है जी, उनकी कास्ट फेडरेशन बनी हुई है, उनका कोई संगठन उस तरह का नहीं है। और हर एक कास्ट फेडरेशन की एक एक पार्टी है, जो बिहार में नहीं है। और मैं अगर तारीफ करूं नीतीश कुमार की, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि पार्टी के नाते है। वहां अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक ग्रुप बना करके अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। ठीक, यहाँ निषाद लोग भी, मल्ला लोग भी, केवट लोग भी, विश्वकर्मा भी, चौहान भी, सैनी भी, कुशवाहा भी, वगैरह वगैरह वगैरह, रोज अपने लिए आरक्षण की मांग करते रहते। ठीक है त्यागी जी, अब मैं आपने जितने विषय गिनाए हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अच्छा, मैं सौरभ जी कंक्लूड कर रहा हूं। और मैं अपने तीनों मित्रों को कहना चाहता हूं, जिसके साथ समाज के ये पसमादा तबके आएंगे, बीजेपी है तो पिछड़े वर्ग की वजह से, बसपा थी तो अति पिछड़े वर्ग की वजह से, कांग्रेस ने 30-40 साल राज किया इन्हीं पिछड़े की वजह से, और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सत्ता में आई, या बाद में अखिलेश यादव, अति पिछड़े की वजह से। जो इन 40-45% जातीय समूहों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब हो जाएगा, वही उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। ठीक,
आपने 2-3 विषय कहा। आपने कहा जाति समूह की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो चुनाव के आसपास उसमें ज्यादा उद्वेलन होता है। महंगाई के लिए या आर्थिक परिस्थितियों के लिए आपने अंतर्राष्ट्रीय हालात को भी और कोरोना को भी जिम्मेदार बताया है। मैं पहले एक बार इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं भदौरिया साहब, इन मुद्दों में जो आपको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे, आप बोले, मैं उस पर आप दोनों का उत्तर लूंगा पाल साहब से। भदौरिया जी। देखिए, मैं जो अभी बहस हुई है और इसमें सभी जितने साथी लोग हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष को और साथ में मैं ये भी कहूंगा बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से अपनी बात को रखा। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर कम, हमारे प्रदेशीय जो हालात हैं उस पर अधिक होगा अंतर्राष्ट्रीय। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूं कि जैसे मान लीजिए योगी जी का गिनाया गया कि उनकी 53% लोकप्रियता थी, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, पर मनमोहन सिंह जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बन गए 2004 में। हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो अजीबोगरीब फेडरल सिस्टम है और इसलिए क्या चुनाव में परिणाम आएंगे वो उस समय के जो फजिंग ऑफ नंबर्स होता है उस पर आधारित नहीं होंगे ठोस जमीन पर कौन लोग हैं काम कर रहे हैं। और उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि कोरोना का संकट रहा पर इससे अन्य समस्याएं बहुत पैदा हुई, जैसे बेरोजगारी। हमको जो उम्मीद जगाई गई थी शुरू में मोदी जी के द्वारा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, तो वो हम देख रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार तो मिलना दूर रहा, 10 करोड़ बेरोजगार पूरे देश में घूम रहे हैं और कई करोड़ बेरोजगार नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन भदौरिया साहब, वो वादा तो 2014 का था, उसके बावजूद 2017 में यूपी में सरकार बन गई इनकी। जी हाँ, बिल्कुल बन गई, पर उस समय आशा थी और आशा अब निराशा में बदल रही है और निराशा की एक सीमा को लांघ चुकी है। और अगर निराशा की सभी सीमाएं लांघ जाएगी तो आम जनता ने इस देश में इंदिरा जी को भी हराया है, चौधरी चरण सिंह जी को भी हराया है, चौधरी देवीलाल जी को भी हराया है और चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप को भी हराया है। तो हराने में जनता चूकती नहीं है। और मैं आपको बतला दूं, यहां भी उत्तर प्रदेश में अगर उनकी उम्मीद जगाई गई थी तो उन उम्मीदों पर ये अगर खरे नहीं उतरे हैं तो निसंदेह ये लोग, हम मानते हैं कि ये हम लोगों के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े यही लोग फैसला लेने वाले आम जनता होती है। मैंने शुरू में कहा और फिर मैं दोहरा दूं कि हम इनके ऊपर पूरा विश्वास है। और एक लाइन जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो त्यागी जी जो हमारे मित्र हैं, जो समाज शास्त्र को भी समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़े तबके हैं, ये चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। इसीलिए मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब भी हमारी मुख्यमंत्री बनती हैं सुश्री बहन मायावती जी, इन तबकों को पर्याप्त संख्या में टिकट भी मिलता है और मंत्री भी बनते हैं। चलिए, तो ठीक है, 2 खास बातों पर मैं पाल साहब से रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि वो विषय उठे हैं, एक किसान आंदोलन का और दूसरा छोटे जाति समूहों का अपना उनकी महत्वाकांक्षा। कोई आरक्षण की मांग करता है, कोई किसी पद की मांग करता है, कोई उतने प्रतिनिधित्व की मांग करता है। अब जैसे 2 उदाहरण मैं आपके सामने पाल साहब इस विषय पर अगर रखूं तो अभी तो संजय निषाद जी का मामला चल रहा है। वो इंटरव्यू में रो दिए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो दगा हो गया है, धोखा हुआ है हमारे साथ, है अभी भी आप ही के साथ। अब वो बनना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री के, हमको चुनाव में उप मुख्यमंत्री बनाइए, आपको फायदा मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे दल हैं। राजभर साहब वो आपसे अलग हो गए, आज वो अपना अलग मंच बना रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे समूह हैं, इनका आपके खिलाफ होना ये क्या नुकसानदेह नहीं है? आपने 2 बातें कही थी जो विषय में था, चाहे हमारे किसी त्यागी जी ने या प्रमोद जी ने या सुधीर भदौरिया जी। स्वाभाविक रूप से ये सब अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं और अच्छी बात। लेकिन चुनाव जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, चुनाव में लोग वोट किस लिए देंगे? कि आज कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार जाएगी या इनके मुकाबले में आएंगे। तो आज पिछले 5 सालों में इस सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार में, मैं एक सवाल सौरभ जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप नोएडा में है, आपका स्टूडियो है, 4 घंटे बिजली नोएडा और गाजियाबाद में नहीं मिलती थी। पूरे यूपी में बिजली की क्या स्थिति थी? वही केवल सरकार बदली, आज उससे व्यवस्था बदल गई,
पूरे उत्तर प्रदेश के किसान के लिए बिजली भी सबसे पहले बुनियादी जरूरत है। और मैं अगर पाल साहब, आपने क्योंकि मेरा नाम लेके एक पर्सनल उदाहरण दिया तो मैं इतना आपको एक और व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। नोएडा के हालात आपने बताया, मैं मूलतः मेरठ का निवासी हूं और मेरा फीडबैक जो है, वहां मेरे माता पिता रहते हैं, मेरी कल ही बात हो रही थी, मैंने कहा कि बिजली की क्या परिस्थिति है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो बढ़िया हो रहा था लेकिन आजकल पता नहीं इस साल क्या हुआ, बहुत बिजली जा रही है। ये माता पिता ने कहा कि पहले बढ़िया था 3 साल, अभी कुछ मतलब है, तो निश्चित तौर से मान लिया अभी कुछ होगा, हो सकता है वहां पे कोई लोकल फॉल्ट हो, पावर का लोड बढ़ गया, सेटिंग हो। मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में आखिर किसान को क्या चाहिए। ये किसान कानून लागू हुआ, बॉर्डर पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछली से ज्यादा खरीद हुई। आज गन्ना मूल्य जो हम और प्रमोद भाई उठ के मिलाते थे कि मायावती की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना हजारों करोड़ बाकी रहता था, आज 4 साल में योगी जी की सरकार ने 1,27,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। किसान की कैश क्रॉप क्या है? किसान की कैश क्रॉप गन्ना है। अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, बूढ़े बाप का इलाज कराता है, बेटे की फीस भरता है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप मेरठ के हों, आखिर गन्ने की ही। और आज पिछली सरकारों का भी जो गन्ने का एरियर बाकी था, उस गन्ने का एरियर का भुगतान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। आज योगी जी की सरकार, आखिर आप नहीं किया, गांव में क्या होगा? त्यागी जी आपने जो फैक्ट बताया उससे सहमत नहीं है, वो कह रहे नहीं हुआ भुगतान, अभी बोल रहे हैं। नहीं, त्यागी जी जब कह रहे थे, मैं समझता हूं कि मैंने उनकी सारी बात सुनी। त्यागी जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज ये गन्ने का जो भुगतान 1,27,000 करोड़ हुआ, ये सच्चाई है। मैं फैक्चुअल कहता हूं, आप भी जो बात कहते हैं फैक्चुअल कहते हैं, तो मैं ये बात जो भुगतान हुआ है, जो सरकार के मतलब किसानों के खाते गया। अब आप कहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया, चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, आज सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को पैसा जा रहा। अब 6,000 भी किसान गाँव। पाल साहब चलिए, मैं आपके फैक्ट्स को मैं अभी मैं काउंटर नहीं करता, लेकिन फिर ये जो लोग बैठे हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर या हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये लोग कौन है? ये किसान नहीं है तो कौन है? यूपी की बात करें तो क्या ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है? अभी बोला त्यागी जी ने इसका नुकसान हो रहा है आपको। नहीं, अगर नहीं, कि हम ये कहते हैं कि ये किसान का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर किसान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, तो 11 बार बैठक हुई। खुद नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बैठक किया, पीयूष गोयल जी गए, फिर अमित शाह जी मिले। मैं कह रहा हूं, मैं भी इस डिबेट पे, जब ये कृषि कानून हो रहा था, 7 घंटे लोकसभा में, 6 घंटे राज्यसभा में हुआ और ये चर्चा करके पारित हुआ है। और मैं कह रहा हूं, एक प्रोविजन, आज मैं एक तो सांसद भर हूं कि एक प्रोविजन, इसके तीनों के जो विधेयक है, इसके एक भी कानून का प्रोविजन, आप चारों विद्वान हैं, ये जो किसान के विरोध में हो, तो मैं कहता हूं मैं उसके अमेंडमेंट के लिए मैं मूव करूंगा। अब आप मतलब अमेंडमेंट प्रतिपक्ष से आता है, लेकिन मैं अपने इस बिल में कूदूं। और आज भी तोमर जी का बयान है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अगर सरकार बात करने के लिए तैयार है तो पार्लियामेंट से पारित किए कानून को यह कहा जाए कि पहले कानून को आप खारिज करिए। ऐसा कभी हुआ हो? चलिए देखिए, वो एक अलग, वो बिल्कुल अलग बहस हो जाएगी। पाल साहब, आप इनको चुनौती देंगे तो ये कोई ना कोई तो उसमें प्रावधान बता ही देंगे जो गलत होगा। लेकिन फिर भी मैं इस विषय को अगर देखें कि इसका यूपी में क्या असर पड़ेगा। मैंने डिबेट किया सौरभ जी, और कोई आखिर कोई सदस्य हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, मोदी पार्लियामेंटेरियन, आखिर ये बता दें कि तीनों जो हमारे हैं उनमें तीनों आखिर पहले 3 सवाल उठाए गए। सुन लीजिए 3 सवाल कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, और आज एमएसपी पे पंजाब में पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा। पाल साहब, मैं क्योंकि समय मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। मैं आपकी बात समझ गया। आप जो बात बता रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर या कृषि कानूनों को लेकर, आपकी सरकार लगातार बताती है। मैं तिवारी साहब के पास से बात लेकर के जा रहा हूं, फिर वो कह रहा हूं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा पिछड़ों की भागीदारी हमारी सरकार में है। आज हमने डिप्टी सीएम बना रखा, आज हमारे कैबिनेट में सबसे ज्यादा लोग हैं, कॉर्पोरेशन में हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी आज जिस तरीके से देश में पहली बार पिछड़ा आयोग कमीशन बनाया, आज जो मांग इतने वर्षों से थी, आज जिस तरीके से अंबेडकर जी की राजनीति करती है बहन जी, लेकिन आज भारत की पार्लियामेंट के पास जिस तरह का इतना बड़ा सोच संस्थान
ठीक है पाल साहब, चलिए ठीक है, आपने अच्छा विषय दे दिया मुझे डिप्टी सीएम वाला, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जरा मैं तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन पहले तिवारी जी देखिए, पहले अगर किसान आंदोलन के यूपी में चुनाव पर असर की बात करें, जैसे पहले बात हो रही थी कि भाई वोट तो यूपी की जनता ही देगी, ऐसे ही अगर किसान के खाते में पैसा जा रहा है किसान सम्मान निधि का, वो उससे अगर खुश है तो वो हो सकता है इनकी तरफ उसका झुकाव दिखाई देगा। अगर गन्ने का पैसा मिला है किसान को तो वो भी खुश होगा। और एक सरकार एक बात और कहती है, वो ये कहती है कि जो आपको जो लोग आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, कोई अगर इतना बड़ा विषय होता तो और प्रदेशों में आपको कहीं कोई हाहाकार दिखाई दे रहा है, कहीं आपको सड़कें जाम होती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं बॉर्डर जो है वहां पर आपको गड्ढे खुदे हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बात हुई डिप्टी सीएम बना रखा है, पिछड़ों में एक तकलीफ, एक दर्द ये मंत्रीगण बयान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। एमएलए एमपी कर रहे हैं कि वायदा था पिछड़े वर्ग के केशव मौर्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बना के उनका हक मार के डिप्टी सीएम, ये नाराजगी है लोगों में, वो ठीक है अपनी जगह, वो पार्टी का अपना अंदरूनी मसला। पर एक सौरभ जी, पता नहीं पश्चिम में है क्यों नहीं आप लोगों का मेरठ नोएडा, पूर्वांचल और मध्य पूर्व, यहाँ छुट्टा जानवर का मतलब हो जानवर छोड़ दिए गए, 100-200 जानवर चल रहे हैं, और खेत को रात में किसान घर में नहीं सोता, खेतों में सो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में। और दूसरा, देखिए पाल साहब सशक्त मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री बहुत दौर तक रहे हैं, इस समय भी सांसद हैं और इफेक्टिव सांसद हैं, पर जनरल यही है कि अधिकारी आज सुन नहीं रहे हैं एमएलए की, एमपी की, और जब मंत्री रोना शुरू कर दे कि मेरी चपरासी नहीं सुनता है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज नियंत्रण अफसरशाही हावी है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरा, अब ये चर्चा है इसलिए मैं कह दे रहा हूं, भाजपा में कुछ विकास हुआ हो न विकास हो, थाने, कचहरी, सरकारी कार्यालयों में रिश्वत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गई। ये सब मैटर करेगा चुनाव में। और जो आपका सवाल था मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं, सड़कों पे क्यों नहीं बैठी है, सड़क क्यों नहीं खुदा है, ये गलतफहमी 77 में हमको भी थी। जनता जब मन बना लेती है तो बहुत प्रदर्शन वगैरह नहीं करती, बैठे तो 6 महीने 7 महीने से किसान, वो मन बना लेती है। और आज लोगों का मन बना हुआ है, आम जनता का, गंगा में तैरती हुई 2-2, 4-4 हजार लाशें, शमशान घाट पे जगह कम पड़ जाना कोरोना का, जिसको चाहिए आप जिम्मेदारी दे दीजिए। अभी जस्ट इस प्रोग्राम से पहले मौर्य साहब थे अजय कुमार जी के साथ, उन्होंने इस विषय पर बोला कि ये तो हमारे यहाँ परंपरा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिजनों के शवों को बहाते ही हैं या दफनाते ही हैं, और इसको इस बार कोरोना से जोड़ दिया। चलिए बड़ी कृपा है आपकी सौरभ भाई। आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, गंगा में प्रवाहित होती रही, गंगा प्रदूषण का कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें प्रवाह को रोका गया। तीसरी सबसे बड़ी बात, अरे 2000-3000 लाशें कब तैरती दिखी थी, हमें जरा समझा दीजिएगा, कोई काल बता दीजिएगा। गंगा किनारे इलाहाबाद के पुल से जब मैं गुजरता था, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लंबी कब्रें गंगा किनारे 1 फीट 2 फीट पे लाशें गाड़ के लोग चले गए। ये कारण नहीं था, कारण था कि उस समय एम्बुलेंस 10 गुना ज्यादा दाम पे मिल रही थी। लकड़ी 18,000 17,000 के हो गई थे जो 1.5-2 हजार के थे। आम गरीब आदमी जो नहीं कर पा रहा था वो 1.5 फुट 2 फुट खोद के बैठ गया। और ये सिर्फ यही नहीं था, कानपुर में था, जहां जहां गंगा थी। त्यागी जी की सरकार है, वहां पे पूछ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से आ रही, पहले क्यों नहीं दिखी है 2000, 3000, 4000 लाशें? ये कोरोना की है। एम्बुलेंस से जो फेंकी जा रही थी कोरोना हॉस्पिटल से निकल के, उसकी तस्वीर तो आप लोगों ने दिखाई थी, अखबारों ने दिखाया था, जिसे हमने पढ़ा था। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना के लिए जो बद इंतजामी रही जी, जो हमने ऑक्सीजन बाहर भेजा, चाहे वो केंद्र सरकार की नीति है, मानता हूं मैं, दवाएं, वैक्सीन बाहर भेजी गई,
उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत प्रदेश और केंद्र के दायित्व नहीं, चेहरा आपके मोदी साहब होंगे। ठीक है, तो किया तो उन्हीं का है, तो आपको उनका फायदा लिया आपने क्या कश्मीर में कुछ सेनाओं का ऑपरेशन हुआ और उसका फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में लिया। तो अगर उसका फायदा पिछले चुनाव में आपने लिया है, कश्मीर में जो हुआ, मैं सलूट करता हूं अपने जवानों को जिन्होंने बहादुरी दिखाई, तो उसका फायदा आपने उठाया। ठीक है, तो नुकसान कौन उठाएगा? ये गंगा में बहती लाशें, शमशान घाट पर सड़क पर जलती चिताएं, सांस के लिए मरते हुए, एक एक सांस नहीं, आपने जो बातें कही सर वो तो हम सबने देखी हैं, तो और ये जो आंख तो नहीं चुरा सकता। आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले होके आया हूं सौरभ जी, ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई मरीजों को, जिससे ये काला और सफेद 3 तरह के हो गए हैं अब तो, जो ये बीमारी हुई है, तैयार रहिए, जनता गुस्से में है, नाराज है। चलिए ये पाल साहब, ये तिवारी जी आपका अपना निष्कर्ष है इसका। लेकिन आज की चर्चा में बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की। सवाल यही है, अगर मुझे पीसीआर मुझे कह दिया गया है कि टाइम अप हो गया है, लेकिन मैं 30 सेकंड में एक कमेंट त्यागी जी का जरूर लेकर के मैं चर्चा को खत्म करूंगा। चुनावों में पर्सनैलिटी कल्ट आजकल कितना हावी है ये हम सब समझते हैं, तो योगी जी और मोदी जी का चेहरा, क्या ये कुछ काम आ सकता है बीजेपी के इस बार? त्यागी जी शॉर्ट में। देखिए सौरभ जी, मैं अगर एनडीए वर्सेस यूपीए प्लस लड़ाई होनी है तो मैं एनडीए का पक्षधर हूं, लेकिन जो कमियां खामियां मैंने बताई हैं, 120 सीटों पर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन असरदार है पाल साहब, और 45% बेचैन पिछड़ी जातियां हैं। इनकी सत्ता में अगर अच्छी साझेदारी नहीं होगी तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बेनिफिशियरी स्कीम चली है, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया आपने, आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। उस सब के बावजूद भी जो पेट की भूख है, उसके साथ साथ जो सम्मान की भूख है, दोनों को साथ करना पड़ेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं सौरभ जी, 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है, 10,000 करोड़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दोनों बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और लगातार झूठ बोला जाता है कि तमाम पेमेंट हो गए, कोई पेमेंट नहीं हुआ। उनका पेमेंट कराना भी हमारी एनडीए की सरकार बने उसके लिए बहुत जरूरी है। सर, चुनाव के बहाने बहुत सारे अच्छे काम हो जाते हैं, अभी तो 6 महीने बाकी हैं, उम्मीद कीजिए कि जो काम आप कह रहे नहीं हुए वो भी हो जाएंगे। और वापस ले लें कह दीजिए सरकार, कुत्ता जानवर तो मुक्ति दे दे किसानों को। जी अच्छा, एक मंच पर सौरभ जी 56,000 करोड़ इस कोविड के दौरान एफडीआई आई है। केरला से आज हम ऊपर हैं। ठीक है, आप डूइंग बिजनेस में आप 12वें से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। आप लिटरेसी में आज केरला नंबर 1 था, और उसके बावजूद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज केरला में ज्यादा है, यूपी में घटा है। तो अब अगर इन चीजों पे बात करने का है नहीं है, अन्यथा मैं समझ सकता हूं। नहीं, मैं समझ सकता हूं सर, समय की कमी वाकई में है, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। दूसरा, आज हुआ ये कि हम ये मानकर बैठे थे कि एक तरफ पाल साहब होंगे और उनके साथ होंगे त्यागी जी, और दूसरी तरफ बाकी दोनों मेहमान होंगे। आज जो है थोड़ा सा समीकरण बदल दिया त्यागी जी ने। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक मंच पर इतना राजनीतिक अनुभव कम देखने को मिलता है। जगदम्बिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, केसी त्यागी जी और सुदीन भदौरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद सौरभ जी। तो सियासत के 4 दिग्गज नेताओं को आपने अभी सुना। इंडिया टीवी पर चुनाव मंच लगातार आगे भी जारी है, बड़े बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे भी हमारे साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं का एक पैनल होगा। उनसे जानेंगे क्या यूपी में मोदी प्लस योगी से अकेले अकेले लड़ेगा विपक्ष। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।